जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। यह आत्मकथा क्या होती है? जब किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली उन घटनाओं का हूबहू वैसा ही चित्रण करते हैं जैसा उनके साथ घटित हुआ हो, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। जूठन में दुख, दर्द है, पीड़ा है और कराह भी है। यह एक ऐसा संसार है जिसमें वेदना से भरी, मुश्किलों से भरी उन रास्तों पे एक बालक ओम प्रकाश अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। उसे पढ़ने की बेहद लालसा है। वह शिक्षा की नई रोशनी उसे आकर्षित कर रही है। जूठन एक ऐसे बालक की कथा है जो विद्यालय पढ़ने के उद्देश्य से वो जाता है, लेकिन वहाँ के शिक्षकों द्वारा उसे शिक्षा ग्रहण करने में अनेक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ उसके जो सहपाठी है वे भी उसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि वो एक दलित वर्ग का, निम्न जाति का बालक है। साथ ही साथ विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा उसे कई तरह के कठिन कार्य दिए जाते हैं ताकि वो विद्यालय छोड़कर चला जाए। जूठन की कहानी इस प्रकार शुरू होती है। जब एक दिन स्कूल के हेडमास्टर कलीराम ने लेखक को अपने कमरे में बुलाया और उनसे पूछा, क्या नाम है बे तेरा? डरते हुए धीमे स्वर में बालक ने अपना नाम ओम प्रकाश बतलाया। हेडमास्टर ने दूसरा सवाल पूछा, चूहड़े का है? ओम प्रकाश ने कहा, जी। स्कूल के मैदान में एक शीशम का पेड़ था और हेडमास्टर ने ओम प्रकाश से कहा कि उस पेड़ की टहनियों को तोड़कर झाड़ू बनाओ और कमरे बरामदे को साफ कर दो। फिर मैदान में जो गंदगी है उसे भी साफ कर देना। हेडमास्टर का आदेश बालक ओम प्रकाश ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया और विद्यालय के कमरे और बरामदे को साफ कर दिया। फिर मैदान साफ करने में बालक ओम प्रकाश की कमर में दर्द होने लगा। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। किसी प्रकार मैदान भी साफ कर दिया। बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और बेचारे लेखक झाड़ू लगा रहे थे। हेडमास्टर अपने कमरे से ही बालक पर अपनी नजरें रखे हुए था। घर में सबसे छोटे होने के वजह से भाइयों में वह सबका लाडला थे। इसी तरह दूसरे दिन भी हेडमास्टर ने बालक को फिर से झाड़ू लगाने का काम सौंप दिया और यह क्रम तीसरे दिन भी यूं ही जारी रहा। जब तीसरे दिन वे अपनी कक्षा में चुपचाप बैठ गए थे तो एक त्यागी लड़के ने उनकी शिकायत मास्टर से कर दी। तब हेडमास्टर ने ओम प्रकाश की गर्दन पकड़कर कक्षा से बाहर खींचकर उसे बरामदे में पटक दिया और फिर पूरे मैदान में फिर से झाड़ू लगाने का आदेश दे दिया। हेडमास्टर कलीराम से भयभीत होकर फिर वही 3 दिन पुरानी झाड़ू उठाकर मैदान साफ करने लगे। बालक ओम प्रकाश की आंखों में आंसू बहने लगे और रोते रोते उन्होंने मैदान को साफ किया। कक्षा
के खिड़कियों और दरवाजे के भीतर से लड़के और मास्टर छिपकर सभी तमाशा देख रहे थे। बालक ओम प्रकाश का रोम रोम हेडमास्टर के याचना की गहरी खाई में लगातार गिरता जा रहा था। ओम प्रकाश के पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने स्कूल के मैदान में अपने बेटे को झाड़ू लगाता देखकर रुक गए और अपने बेटे से पूछा, मुंशी जी यूं क्या कर रहा है? उन्हें देखकर ओम प्रकाश फपक पड़े और सारी बातें अपने पिता को बता दिए कि 3 दिन से रोज हेडमास्टर मुझसे झाड़ू लगवाते हैं, मुझे कक्षा में पढ़ने नहीं देते हैं। पिताजी ने हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिए और चिल्लाकर पूछा, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है? यह वाकया याद कर आज भी ओम प्रकाश अपने पिता की बहादुरी पर बड़ा ही गौरवान्वित होते हैं। कहानी का दूसरा भाग। ओम प्रकाश की माँ 8-10 मुस्लिम और हिंदू घरों में मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी। घर मर्दों का बैठक खाना तथा ढेर मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम किया करते थे और इस काम में परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ बटाते थे, जिनमें बहन, बड़ी भाभी, जसवीर और जनेश्वर दोनों ओम प्रकाश के भाई थे और माँ का हाथ बटाते थे। प्रत्येक घर में 10 से 15 मवेशी, जिनमें गाय, भैंस और बैल रहते थे, उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरड़ियों पर या जहां उपले बनाए जाते थे उस जगह डालना पड़ता था, जिसमें प्रत्येक घर से हर रोज 5 से 6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बड़ा ही कष्टदायक होता था, क्योंकि जानवरों को ठंड से बचने के लिए सूखी पाती या फिर फूस बिछा दिया जाता था और रात भर जानवरों को गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था, जिसको लगभग 10 से 15 दिन के बाद पाती को बदली जाती थी या फिर उस पर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। दलानों में गोबर की दुर्गंध से सिर चकरा जाता था और इन सब कामों के बदले में 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, जो लगभग 2.5 किलो अनाज के बराबर होता था, और जहां मवेशियों की संख्या 10 होती थी वहां 15 सेर अनाज, जो लगभग 12 से 13 किलो मिलता था, और दोपहर के समय बची खुची रोटी खाने के लिए दी जाती थी, और वह भी आटे में भूसी मिलाकर बनाई गई होती थी। कभी कभी जूठन भी टोकरी में डाल दी जाती थी। अक्सर शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा चुके होते थे तो दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर हम लोग बैठे रहते थे और जूठी पतले उनके टोकरों में डाल दी जाती थी। पूड़ी के टुकड़े और एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी मिल जाती थी। जिस बारात में ज़्यादा जूठन मिल जाता था तो उसकी किस्से कहानी बड़े ही रोमांचक लहजे में सुनाई जाती थी। हम लोग महीने भर खाते रहें। पतलों से जो भी पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था और चारपाई पर कपड़ा डालकर उसे फैला दिया जाता था। अक्सर ओम प्रकाश को इस काम में लगाया जाता था ताकि पूड़ियों को कौवे, मुर्गियाँ
कुत्ते इत्यादि ना खा ले। डंडा लेकर चारपाई के पास हमेशा बैठना पड़ता था। सूखी पुड़ियों को बरसात के कठिन दिनों में बहुत ही काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था और उन पर बारीक मिर्च डालकर खाने में बड़ा मज़ा आता था। उस समय उसे गुड़ की लुगदी बनाकर भी खाई जाती थी, जिसे सभी लोग बड़े चाव से खाते थे। आज ओम प्रकाश अफसर बन गए हैं, तब बचपन की वे यादें उसे सोचकर मन, वे भी कैसे जीवन थे। दिन भर मर खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। बचपन के वे जूठन के बारे में आज जब ओम प्रकाश जी सोचते हैं तब उनका जी मिचलाने लगता है। ओम प्रकाश जी पिछले वर्ष की घटना को याद करते हैं कि जब सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था कोई इंटरव्यू देने, तब वह उनके घर ठहरा था और रात में खाते वक्त उसने कहा था कि भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, हमारे घर में तो ऐसा खाना कोई भी बना नहीं सकता। बात उस समय की है जब सुखदेव सिंह की बेटी की शादी थी और उनके यहाँ मेरी माँ ने सफाई का काम किया था। मेरे पिताजी ने घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए थे। गांव भर की चारपाइयों को ढोकर पिताजी ने इकट्ठा किया था। किसी की बेटी की शादी का मतलब गांव भर के इज्जत का सवाल होता था। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाराती खाना खाकर चले गए थे और मेरी माँ मेरी छोटी बहन माया के साथ दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, टोकरी लेकर इस उम्मीद से कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की खुशबू आ रही थी वह हमें भी खाने को मिलेंगे। सुखदेव सिंह त्यागी को घर से बाहर आते देखकर माँ ने कहा, चौधरी जी अब तो सब खाना खाकर चले गए हैं, मारे जागतों को भी एक पत्तल पर रखकर कुछ दे दो, वह भी तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तल से भरी टोकरी की तरफ इशारा करके कहा, टोकरी भर कर ले जा रही हो और ऊपर से अपने बच्चों के लिए खाना मांग रही हो, अपनी औकात में रह चूहड़ी, टोकरी उठा और दरवाजे से चली जा। बात उस समय की है जब ओम प्रकाश 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और उनका घर की हालत बड़ा ही दयनीय थी। एक एक पैसे का अभाव था। जो कुछ खाने को मिला समय पे वे खा लिया करते थे और नहीं मिला तो भी अपने मन को मना लिया करते थे। कपड़े जो भी मिलते थे पहन लिया। पढ़ने के लिए उनके पास किताबें भी नहीं होती थी तो अपने मित्रों से किताबें मांगकर पढ़ा करते थे। गांव में कोई भी जानवर मरता तो उसे गांव से बाहर ले जाने का जिम्मा भी इनके घर वालों पर था और जिस घर में वे लोग काम करते थे वहाँ जानवर मर जाए तो उसे भी फेंकने का काम इन्हीं के जिम्मे था। इसके बदले उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। मरे हुए जानवर को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। किसी जानवर का मर जाने के बाद उनके घरों में आकर वे लोग चिल्लाते थे, गालियाँ देते थे। मरे हुए पशुओं को उठाना बहुत ही कठिन काम था क्योंकि उनके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था, क्योंकि यह काम बड़ा ही श्रम साध्य का था और उसके बदले में मात्र गालियाँ ही मिलती थी। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं।
बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। यह सब मरे हुए पशुओं का खाल उतारकर मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बेच दी जाती थी, जहां करीब 25 रुपये में बिक जाती थी, लेकिन आने जाने और मरे हुए पशुओं को उठाने में मजदूरी देकर अंत में मात्र उनके हाथ 15 रुपया ही बचते थे। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल रास्ते में गिर पड़ा और फिर उठा ही नहीं, मर गया। ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर भिजवा दी। उस दिन मेरे पिताजी और बड़े भाई किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर पर सिर्फ महिलाएं ही थी। माँ को चिंता सता रही थी, आखिर बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में एक दो लोगों से बात की, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। तब माँ ने चाचा से बात की और साथ में मुझे ही जाना पड़ा, क्योंकि माँ ने मुझे विद्यालय से मुझे बुला लिया था और इस काम में वो मुझे भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे यह काम करना पड़ा। लेकिन जो भी 10-15 रुपये मिलने वाले थे उसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। चाचा ने जानवर की खाल उतारनी शुरू की, लेकिन वह पिताजी जैसे कुशल नहीं थे और थोड़ी देर में ही वे थक गए और उन्होंने मुझे एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी और बोले कि धीरे धीरे उसकी खाल उतारो। और फिर चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया और उसकी गठरी बनाकर अपने सिर पर रख ली थी। चाचा जब थक गए तो गठरी जमीन पर रख दी और मुझसे कहा कि यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। मैंने चाचा से कहा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है, क्योंकि मेरे साथी मुझे यह काम करते हुए देखेंगे तो स्कूल में मुझे चिढ़ाएंगे। मैं भीड़ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था, ताकि मेरा कोई सहपाठी रास्ते में न मिल जाए। घर पहुंचने पर मेरी हालत को देखकर माँ रो पड़ी, क्योंकि मेरा सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा, इनसे यह ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, मैं उस गंदगी से बाहर तो निकल आया हूँ, लेकिन आज भी लाखों लोग उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं।